दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं अपने भाग्य को आजमाना, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टीचिंग एग्जाम में, स्पेशली सीटेट एग्जाम में बहुत ही खास रोल है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने हैं, फिलिप बर्नन, बिने साइमन, आइजैक, जीन पियाजे। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन आता हुआ, परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? C.H. हल, वाइगोत्स्की, I.P. पैब्लो, V.F. स्किनर। तो मैं बता दूं आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I.P. पैब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जया हरियाणा के झज्जर गांव में सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका है। वह बच्चों को आज वृद्धि और विकास के विषय में बता रही है कि कैसे हमारे शरीर का आकार, वजन बढ़ता है और कैसे इसके आंतरिक कारकों का विकास होता है। पाठ के अंत में वह बच्चों से पूछती है, इनमें से कौन सा कारण वृद्धि और विकास के संबंध में सत्य है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और ऑप्शन देखने के बाद अपना आंसर बता सकते हैं। वृद्धि गुणात्मक होती है, विकास गुणात्मक नहीं है। वृद्धि से अभिप्राय मानव शरीर में आकार और वजन में वृद्धि नहीं होना है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलता जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जया हरियाणा के झज्जर गांव में सरकारी स्कूल की अध्यापिका है। वह बच्चों को आज वृद्धि और विकास के विषय में बता रही है कि कैसे हमारे शरीर का आकार, वजन बढ़ता है और कैसे इसके आंतरिक कारकों का विकास होता है। पाठ के अंत में वह बच्चों से पूछती है, इनमें से कौन सा कारण वृद्धि और विकास के संबंध में सत्य है, मतलब सही है। तो मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, ऑप्शन नंबर डी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलता जाता है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि गुणात्मक होती है, ये तो रॉन्ग है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक नहीं है, विकास गुणात्मक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वृद्धि से अभिप्राय मानव शरीर में आकार और वजन में वृद्धि नहीं होना है, ये भी रॉन्ग है। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे ने बालक की क्षमता और योग्यता का क्या नाम दिया है? समावेशन, समायोजन, समावेशन, स्कीमा, अहम केंद्रित। जीन पियाजे ने बालक की क्षमता और योग्यता का क्या नाम दिया है? ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा अहम केंद्रित, क्रिटिकल फोकस। जीन पियाजे ने बालक की क्षमता और योग्यता का क्या नाम दिया है? ठीक है, समायोजन, समावेशन, स्कीमा,
अहम केंद्रित, क्रिटिकल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वह ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत है। स्वतंत्र रूप से यह जानने की कोशिश करता है कि समाज द्वारा उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है। वही दूसरी ओर वैगोत्स्की का मानना है कि बालक की सामाजिक गतिविधियां का परिणाम है। ऑप्शन ए मानसिक शक्तियों का, सामाजिक अधिगम का, अनुकूलन का, नैतिक अधिगम का। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बिल्कुल, जीन पियाजे ने स्वयं के बच्चा पर प्रयोग किया था। वह ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत है और स्वतंत्र रूप से यह जानने की कोशिश करता है कि समाज द्वारा उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है। वही दूसरी ओर वैगोत्स्की का मानना है कि बालक का सामाजिक गतिविधियों का परिणाम है। तो मानसिक शक्तियों का, सामाजिक अधिगम का, अनुकूलन का, नैतिक अधिगम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम का, सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 29 फर्स्ट, 29 सेकेंड, 30 सेकेंड, 350A। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका होने के नाते आप अपने कक्षा में किस प्रकार से बच्चों की समस्या का समाधान करेंगे? ऑप्शन ए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे अत्यधिक प्रश्न पूछेंगे, उनके साथ किसी भी विषय में चर्चा करने लग जाएंगे, बच्चों की समस्या को पता लगाएंगे और उसके बाद उनका समाधान करेंगे कि उन्हें यह समस्या क्यों आ रही है। बच्चों की समस्या को सुनकर उन्हें अनदेखा कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों की समस्या को पता लगाएंगे और उसके बाद उनका समाधान करेंगे कि उन्हें क्या समस्या या फिर क्यों आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्भूत अभिप्रेरणा से आशय है कि बालक कैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन ए, पुरस्कार और दंड से बचने के लिए कठिन परिश्रम करता है, कक्षा में अपना स्थान बनाने के लिए रोज स्कूल आता है, माता पिता और अध्यापक की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूर्ण करता है, या फिर अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि के लिए वह पूरी मेहनत के साथ कार्य करता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। राइट आंसर यही हो जाएगा डी। चूँकि ये आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है। आप लोग जानते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। बाय इंट्रोस्पेक्टिव मोटिव, अंतर्भूत अभिप्रेरणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सामाजिक विकास में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति अनुरूप तरीके सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व निकटतम विकास का क्षेत्र नहीं है। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अपने अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक स्तर से आगे जाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने स्वाभाविक विकास कहा। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक बार फिर से समझ लीजिए।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सामाजिक विकास में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वाइगोत्स्की के बारे में हम लोग जानते हैं। बी ऑप्शन को ध्यान से फोकस कीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व निकटतम विकास का क्षेत्र नहीं है, और वाइगोत्स्की तो इससे संबंधित है सामाजिक विकास, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सामाजिक विकास में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति अनुरूप तरीके सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व निकटतम विकास का क्षेत्र नहीं है। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की का निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सामाजिक विकास में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक्चुअली 9 नंबर क्वेश्चन 2 पार्ट था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हमको भी वही चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। बाल मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया। निम्न में से कौन सा एक संकेत स्किनर के अनुसार सत्य नहीं है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। बाल मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का नहीं संग्रह है। बाल मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर इसका हो जाना चाहिए 2। बाल मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए ज्ञान का नहीं संग्रह है। ज्ञान का संग्रह नहीं है, इसलिए तो रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए। नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है एवं उन्हें सार्वभौमिक माना जाता है। राइट। नेक्स्ट है, नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है, इस क्रम में बदला नहीं जा सकता है इस क्रम को। ये भी राइट है। अवस्था के अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चे की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक शक्ति के आधार पर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये भी राइट है। तो फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, सत्य कौन है? बालक जन्म होता है तो वह नैतिक होता है, यही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जन्म होता है तो नैतिक होगा बालक, ऐसा थोड़े हो सकता है। यहाँ हम लोग कितना नैतिक विकास करवाते हैं, बुक्स लगवाते हैं स्कूल में को, इतना सिखाते हैं तो बच्चा में नैतिक आता ही नहीं है, और ये जन्म से ही नैतिक कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। उपलब्धि परीक्षण ज्ञान तथा कौशल के मापन के लिए होती है, इसलिए विद्यालयों से इसका सीधा संबंध होता है। निम्नलिखित में से क्या एक उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है अचीवमेंट टेस्ट का क्वालिटी नहीं है। उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। उपलब्धि परीक्षा द्वारा ज्ञान तथा उपलब्धि की लब्धि ज्ञात नहीं की जा सकती है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं क्यों क्या की जा सकती है ना, विशेषता नहीं है, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक समावेशी विद्यालय में शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं? बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान कराकर, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षित अवसर प्रदान कराकर,
शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करके और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिक्षा देकर केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके उन्हें शिक्षित कर उपयुक्त सभी। तो ऐसा नहीं होता है, समावेशी कक्षा में हम लोग को सभी को साथ लेकर चलना होता है। तो सभी बच्चों के लिए समान शिक्षित अवसर प्रदान करके राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा निर्धारित उद्देश्य के संदर्भ में छात्रों की प्रगति का आकलन करता है? स्व संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा स्पीड में जाते हुए और फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन को टिक कर देते हैं। यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका कैरेक्टेरिया रिफरेंस्ड असेसमेंट, मानदंड संबंधित मूल्यांकन। अब आप सोच रहे होंगे ये मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है। अभी आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं ना, इसका कैरेक्टेरिया है कि नहीं कि आप जनरल वर्ग से आते हैं तो 90 मार्क्स लाएंगे, मतलब 60% मार्क्स लाएंगे तो आप पास करेंगे, अदरवाइज आप पास नहीं करेंगे। ये सीटेट का क्या है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है, कैरेक्टेरिया रखा गया है। उसी तरह से BC OBC या अदर जो भी कुछ है उसमें 82 मार्क लाएंगे, 55% तो आप पास करेंगे। ये क्या है, कैरेक्टेरिया रखा गया है। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये था। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ब्लूम ज्ञान तथा बौद्धिक कौशलों के संज्ञानात्मक डोमेन का सही कर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देख रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आप लोग भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे, 3 पक्ष में बांटा गया है ना, तो एक पक्ष का ये है। थोड़ा सा आप लोग भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।